नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 की क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी विषय की, भूगोल विषय की कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी पर। और ये हमारा दूसरा भाग है और इसके पीछे की बातें हम लोग देख चुके हैं। अब हम आज चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करके लास्ट तक इसके चैप्टर्स को देखेंगे। और तो चलिए दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल विषय की है। भूगोल विषय की है, पार्ट 2 है। भूगोल विषय की पार्ट 2 भूगोल विषय का पार्ट 2 है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 से आगे की बात। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, पृथ्वी के स्थल स्वरूप। पृथ्वी के स्थल स्वरूप। पृथ्वी के स्थल स्वरूप कौन कौन से हैं? तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें पृथ्वी के परिमंडल, कौन कौन से पृथ्वी में परिमंडल हैं। तो हम लोग देखेंगे 4 परिमंडल है ना। ठीक है दोस्तों, स्थल, जल, वायु और जैव, ये 4 परिमंडल हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वायुमंडल हो गया है ना, ये स्थल मंडल लिथोस्फीयर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल हो गया। और इन तीनों का जो साझा एरिया होता है, जिसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके इनको देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। तो पृथ्वी की सतह में पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। पृथ्वी की सतह में क्या होता है, पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। केवल मिलते ही नहीं हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं, जिसके संयुक्त रूप को परिमंडल कहते हैं। और इसी के क्या है, कंपोजिट फॉर्म को क्या कहते हैं, संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, परिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमंडल कहते हैं, जिसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। परिमंडल को हम क्या कर सकते हैं, मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है, भूमंडल या स्थल मंडल, इसी को लिथोस्फीयर कहते हैं, है ना। इसी तरह वायुमंडल, इसको एटमॉस्फियर कहते हैं। और इसी को, और एक तीसरा क्या है, जल मंडल है, इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो परिमंडल को तीन भागों में, मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। भूमंडल या स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। भूमंडल को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और वायुमंडल को एटमॉस्फियर कहते हैं, और जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो भूमंडल या स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल या लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। उसको क्या कहेंगे दोस्तों, भूमंडल कहेंगे। जहाँ पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। और ये क्या होता है, ठोस होता है। तो भूमंडल या स्थल मंडल क्या है, पृथ्वी का ठोस भाग है ना। वहाँ पर क्या रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल क्या है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं। गैस की परतें जो क्या करती हैं, पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो परतें गैस की जो परतें होती हैं, जो पृथ्वी को क्या करती हैं, चारों ओर से, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये जो गैस की क्या है, परतें होती हैं, ये क्या करती हैं, पृथ्वी को चारों ओर से क्या करती हैं, घेरे रहती हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, वायुमंडल कहा जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। और वायुमंडल में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, जलमंडल क्या होता है। तो जलमंडल, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के
बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है दोस्तों? जल पाया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। तो जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ हो गया, जल हो गया और जलवाष्प हो गया, ये तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं? जल मंडल में सम्मिलित होती हैं। तो जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प क्या होती हैं दोस्तों? सम्मिलित होती हैं। भूमंडल या स्थल मंडल किसको कहेंगे? अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। तो भूमंडल या स्थल मंडल, अब थोड़ा सा अभी तो क्या था, हमने बीफ में देखा था, अब थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। तो यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। ये क्या होता है? भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिसमें क्या होता है? जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवों के लिए क्या पाया जाता है दोस्तों? पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवों के लिए क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को क्या कर सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, बड़े स्थलीय भूभाग, जिनको महाद्वीप कहते हैं, और बड़े जलाशय, जिनको महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, बड़े स्थलीय भूभाग महाद्वीप और बड़े जलाशय महासागरीय बेसिन। तो दो भागों में महाद्वीप और महासागरीय बेसिन में हम बांट सकते हैं। तो बड़े स्थलीय भूभाग क्या कहलाएंगे? महाद्वीप कहलाएंगे, और बड़े जलाशय क्या कहलाएंगे दोस्तों? बड़े जलाशय कहलाएंगे महासागरीय बेसिन। आगे चलते हैं दोस्तों। तो स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है। स्थल मंडल क्या है दोस्तों? पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है? 29% है। तो पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर कितने मंडल पाए जाते हैं दोस्तों? 3 मंडल पाए जाते हैं। ऊपरी मंडल को भूपर्पटी अथवा क्रस्ट कहा जाता है, और जो ऊपरी मंडल होता है उसको क्या कहा जाता है? भूपर्पटी अथवा क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भूपर्पटी अथवा क्रस्ट कहा जाता है। इसकी मोटाई कितनी होती है दोस्तों? 30 से 100 किलोमीटर तक होती है। इसकी मोटाई 30 से 100 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई अधिक है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। जबकि महासागरों में या तो क्रस्ट होती ही नहीं, अगर होती भी है तो बहुत पतली। तो महाद्वीपों में क्या होता है? भूपर्पटी की मोटाई अधिक होती है, और महासागरों में क्या होता है? या तो नहीं होती है, या तो एब्सेंट होती है, या तो जो होती भी है तो बहुत पतली होती है। ठीक है दोस्तों। अब क्या है? क्रस्ट का ऊपरी भाग स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो क्रस्ट होता है दोस्तों, उसका जो ऊपरी भाग होता है ना, अपर पार्ट होता है, वो क्या होता है? स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है दोस्तों? स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकिल, गंधक, कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम से होता है। जो क्रस्ट का निर्माण है वो क्या होता है? लोहा, ऑक्सीजन, क्रस्ट जो ऊपरी वाली परत होती है पृथ्वी की, तो उसकी जो परत होती है तो उसमें मुख्यतः क्या होता है? लोहा है ना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकिल, गंधक, कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम से उसका क्या होता है? निर्माण होता है। क्रस्ट का निर्माण किससे? लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकिल, गंधक, कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम से होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए संसार के महाद्वीप यहाँ पे दिखाया गया है। एशिया दिखाया गया है। एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं महासागर। ये एस आकृति का जो महासागर है ये अटलांटिक हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। एम आकृति का जो ये महासागर है ये क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ओ आकृति का ये जो महासागर है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ओ आकृति का तो ये क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। इधर क्या है? आर्कटिक महासागर है, और इधर क्या है? इधर जो है तो 4 महासागर हमारे पास हो गए। प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और यहाँ पे जो है तो एक सागर है। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है?
यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल संसार के भूभाग का लगभग 5% है। जो पूरे विश्व का क्या है? एरिया है, कवर्ड एरिया है, तो उसका क्या है? 5% भाग एशिया महाद्वीप है। लगभग 5% भूभाग क्या है? एशिया महाद्वीप के पास है। इसमें संसार की 60% जनसंख्या निवास करती है और पूरे जो है तो विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। भारत इसी महाद्वीप का देश है और भारत क्या है? इसी महाद्वीप का देश है, जिसकी अवस्थिति दक्षिण एशिया में है। तो एशिया में भारत कहाँ है? दक्षिण में है। तो भारत की अवस्थिति एशिया महाद्वीप में किधर है? दक्षिण में है। ठीक है दोस्तों, आगे ये देख लेते हैं। ये एशिया का क्या है? मैप है। तो ऊपर रसिया हो गया है ना, रसिया के बाद मंगोलिया, कजाकिस्तान है ना, चाइना, इधर क्या हो गया? इंडिया हो गया, म्यांमार, नेपाल, इधर ये बांग्लादेश, ये सब श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इस तरह से इंडोनेशिया हो गया और छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया है ना, इधर कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब देश हो गए। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, तुर्की, ये सब देश क्या हो गए दोस्तों? एशिया महाद्वीप के देश हैं। आगे देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से मुख्यतः पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में विस्तारित है। एशिया महाद्वीप है ना, प्राथमिक रूप से मुख्यतः क्या है? पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये इस तरह से यदि पृथ्वी को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? इक्वेटर, यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया है ना। अब जब उत्तर दक्षिण इसको बांटते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो एशिया महाद्वीप कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से मुख्यतः क्या है? पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। तो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध ये वाला हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध ये वाला हो जाएगा। तो एशिया महाद्वीप क्या है? मुख्यतः पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में विस्तारित है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। तो एशिया महाद्वीप क्या है? 3 महासागरों, पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से क्या है? घिरा है। इसे विषमताओं का महादेश, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। इसे विषमताओं का महादेश, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? विविधताओं या विषमताओं का महादेश कहा जाता है। इसमें अवस्थित पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। और एशिया महाद्वीप में जो क्या है? पामीर का पठार है, उसको क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 49 फिलिस्तीन सहित है। एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? 49 है। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? चीन है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? मालदीव है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? चाइना में है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? मालदीव में है। अब दूसरा महाद्वीप हम देख लेते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप क्या है दोस्तों? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप को क्या करती है? जिब्राल्टर जो जल संधि है वो क्या करती है? यूरोप से अलग करती है। यह सभी गोलार्धों में विस्तृत महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप क्या है? सभी गोलार्धों में, चारों गोलार्धों में है ना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्धों में है। ठीक है दोस्तों, यह सभी गोलार्धों में विस्तृत महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में भूमध्य सागर। अफ्रीका महाद्वीप क्या है दोस्तों? उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में स्वेज नहर और लाल सागर के साथ सिनाई प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा है। तो अफ्रीका महाद्वीप क्या है? उत्तर में भूमध्य सागर से, उत्तर पूर्व में स्वेज नहर और लाल सागर के साथ सिनाई प्रायद्वीप है ना, और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा है। तो अफ्रीका महाद्वीप भी क्या है? भूमध्य सागर से है ना, स्वेज नहर और लाल सागर के साथ सिनाई प्रायद्वीप इसका है ना, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है।
आगे चलते हैं दोस्तों। इस तरह से ये हमारा क्या है, इस तरह से हमारा ये अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, हमारा डायग्राम है। इसमें देख लेते हैं, ये अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है, देश है। पहले क्या था, सूडान जब 2 भागों में नहीं बटा था तो सबसे ज़्यादा बड़ा क्या था, सूडान था, लेकिन अब क्या है, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, चाड, है ना, नाइजीरिया, माली, मौरितानिया, गुयाना, इस तरह से ये क्या है, सभी राज्य हैं इसके। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, कांगो, केनिया, है ना, तांजानिया, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, है ना, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये सब क्या हैं, अफ्रीका महाद्वीप के क्या हैं, देश हैं। अफ्रीका को काला या अंधा महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अफ्रीका को क्या कहते हैं, अंध या काला महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका एक नाम पठारी महाद्वीप भी है। इसका एक नाम क्या है दोस्तों, पठारी महाद्वीप भी है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत मरुस्थल सहारा इसी महाद्वीप में है। तो विश्व का जो सबसे विस्तृत या सबसे बड़ा मरुस्थल जिसको सहारा कहते हैं, किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं काटती हैं। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं, कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं काट जाती हैं, तो उस महाद्वीप का नाम क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल संप्रभु देशों की संख्या कितनी है, संप्रभु देशों की संख्या कितनी है, 54 है। कुल संप्रभु देशों की संख्या कितनी है, 54। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल संप्रभु देशों की संख्या कितनी है, 44 है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश अल्जीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक क्षेत्रफल, अफ्रीका महाद्वीप में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो कौन सा है, अल्जीरिया है। अल्जीरिया क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला क्या है, देश है। अब देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका क्या है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। तो विश्व के इस तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप की खोज वर्ष 1592 में कोलंबस ने की थी। इसलिए इसे नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, कोलंबस ने की थी, इसलिए इसको न्यू वर्ल्ड या नई दुनिया कहा जाता है। अमेरिगो वेस्पुस्सी जो कि एक साहसिक यात्री था के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। तो अमेरिगो वेस्पुस्सी नाम का क्या था, एक साहसी यात्री था, उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया अमेरिका। पनामा नहर जिससे कि विश्व का 25% व्यापार होता है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। पनामा नहर क्या करती है दोस्तों, पनामा नहर से ही क्या है, विश्व का 25% ट्रेड होता है, व्यापार होता है। और क्या है, ये उत्तरी अमेरिका को क्या करती है, दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। कौन सी नहर, पनामा नहर। ये देखिए इस तरह से, ये क्या है, कनाडा हो गया, ये यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, है ना, ये मैक्सिको हो गया, ये यूएस हो गया। तो अमेरिका जो क्या है, यूएस यहाँ पे भी है ना, यूएस ये भी है, ये कनाडा हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, पूरा नॉर्थ अमेरिका हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गेहूं का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे रोटी की टोकरी, गेहूं का अधिक उत्पादन होने के कारण नॉर्थ अमेरिका को क्या कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका को क्या कहा जाता है दोस्तों, रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में तथा लगभग पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्या है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तथा लगभग पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध इस तरह इधर वाले में, है ना। यदि 4 भागों में क्या करें, बांटे, है ना, 4 भागों में बांटे तो इधर क्या होता है, इधर वाले भाग में क्या होगा, ये पड़ेगा। पूरे संसार को, है ना, 4 भागों में बांटे तो जो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का, है ना, पूर्णतः पश्चिमी, उत्तरी गोलार्ध में लगभग पूर्णतः क्या है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह से दोस्तों यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तर में क्या है दोस्तों, इसके आर्कटिक महासागर है। पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर है, और पूर्व में अटलांटिक महासागर है, तथा पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर। पश्चिम में भी और दक्षिण में भी क्या है, दोनों तरफ इसके क्या है, प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देशों की कुल संख्या 23 है।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देशों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 23 है। दक्षिणी अमेरिका यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका क्या है? विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा उत्तर एवं पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्या है? पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा उत्तर एवं पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। इस महाद्वीप का विस्तार मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। इस महाद्वीप का विस्तार कहाँ है दोस्तों? मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है, जिसमें 13 देश स्थित हैं। दक्षिणी अमेरिका में कितने हैं? 13 देश। 23 तो किस में है? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कितने? 23 है ना। 23 नॉर्थ अमेरिका में और 13 क्या है? साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। इस तरह की आकृति है ना, ये वाली आकृति है। और ये पनामा जल संधि है, ये वाली, ये दोस्तों पनामा जल संधि है। इसी के द्वारा क्या है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ता है। तो इस तरह की आकृति क्या है? हमारे साउथ अमेरिका की है। इसमें ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है ना। इसी तरह से वेनेजुएला, कोलंबिया, इसी तरह से और बहुत सारे देश छोटे छोटे हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। अब यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ओजेस डेल सलाहो ज्वालामुखी यहाँ की एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? ज्वालामुखी है, ओजेस डेल सलाहो। ये क्या है? एंडीज पर्वतमाला में ही स्थित है। दक्षिण अमेरिका की ये जो दक्षिण अमेरिका है ना, उसकी ये जो ऐसे वाली क्या है, एकदम सबसे लंबी क्या है पर्वतमाला, जो एंडीज है, उसी पर क्या है? ओजेस डेल सलाहो ज्वालामुखी स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी एंडीज ही है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी कौन सी है दोस्तों? एंडीज ही है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 7200 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 7200 किलोमीटर एंडीज की लंबाई है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से है ना, साउथ अमेरिका का क्या है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील है, जिसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। यूरोप क्या है दोस्तों? यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है। यूरोप क्या है? एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। नोट करेंगे इस बात को दोस्तों, है ना। यूरोप क्या है? एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, मतलब डेजर्ट क्या है? एक भी नहीं है। यूरोप महाद्वीप में कुल 50 देश हैं और यूरोप महाद्वीप में क्या है? कुल 50 देश हैं, 50 देश हैं। इसके उत्तर में स्थित द्वीपीय समूह को ब्रिटिश द्वीप कहते हैं। और इसके उत्तर में जो द्वीप समूह हैं उनको क्या कहते हैं? ब्रिटिश द्वीप कहते हैं, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन अवस्थित है। ब्रिटिश द्वीप कहते हैं और उसी में क्या है? ग्रेट ब्रिटेन हमारा स्थित है ना, जिसका बहुत दिनों तक क्या था? हमारे देश पर राज था। तो रूस इकलौता ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है। रूस एकमात्र ऐसा भी देश है जो क्या है? एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप में भी है। दो महाद्वीपों में फैला हुआ देश कौन सा है? दो महाद्वीपों में फैला हुआ देश कौन सा है? रूस है। ऐसा करके याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये यूरोप का क्या है दोस्तों? मैप है ना। थोड़ा सा आप लोग इसको देख लेंगे। ये इस तरह से यूरोप है ना, पूरा यूरोप इस तरह की आकृति का है। आगे चलते हैं। यह मैदानों के सर्वाधिक विस्तार, यूरोप क्या है दोस्तों? मैदानों के सर्वाधिक विस्तार, यूरोप मैदानों के सर्वाधिक विस्तार वाला महाद्वीप है। यूरोप क्या है? मैदानों के सर्वाधिक विस्तार वाला महाद्वीप है। यूरोप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, जबकि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। हॉली सी भी इसको कहते हैं, पवित्र शहर भी इसको कहा जाता है, हॉली सी। तो यूरोप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, जबकि सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करने वाला इंग्लिश चैनल यूरोप में ही है, यूरोप महाद्वीप में है। यूके को क्या करता है? फ्रांस से अलग करता है। कौन सा? इंग्लिश चैनल, है ना। इसी को क्या करते थे? तैरने की बातें आती हैं, है ना। मिहिर शाह और आरती शाह जो क्या है? पहली बार इसको पार करने वाले हैं। तो वो क्या है? यूके और फ्रांस को क्या करता है? अलग करने वाला चैनल कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। तो दोनों विश्व युद्धों का केंद्र यूरोप महाद्वीप ही था। दोनों विश्व युद्धों का केंद्र भी क्या था? दोनों विश्व युद्धों का केंद्र यूरोप महाद्वीप ही था।
आगे चलते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, इसी को ओसनिया भी कहा जाता है। तो वर्ष 1770 1770 में कप्तान क्रुक, जेम्स क्रुक व एबेल तस्मान ने इस महाद्वीप की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? जेम्स क्रुक व एबेल तस्मान ने इस महाद्वीप की क्या की थी? खोज की थी। वैसे इसकी खोज नहीं की थी, यहाँ पहुँचे थे, है ना, रहा होगा तभी खोजा गया, है ना। तो मतलब इन्होंने जो है तो पूरी दुनिया को बताया कि ऐसा जो है तो एक महाद्वीप है। तो इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं दोस्तों? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। चारों ओर से सागरों से घिरे इस महाद्वीप में वैश्विक स्तर पर बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ये देखिए इस तरह का क्या है, ये पूरा हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना। इसमें क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया अकेला हो गया और ये क्या है, सब छोटे छोटे क्या है, द्वीप हैं। तो इस तरह से इन सबको मिला करके क्या है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बनता है। आगे चलते हैं दोस्तों, विश्व का 5वां सबसे बड़ा अंटार्कटिका, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप सदा हिमाच्छादित रहता है। यह दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है, साउथ है ना पोल पर क्या है स्थित है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरा है और यह महाद्वीप क्या है, दक्षिणी महासागर से घिरा है। दक्षिणी महासागर सदर्न जो क्या है महासागर है ना, ओशियंस है, उससे क्या है, घिरा है। तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसका नाम है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये इस तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, साउथ पोल में स्थित है। इस तरह से क्या है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, विज्ञान को समर्पित है ना। क्या है, विज्ञान को समर्पित है, समर्पित महाद्वीप है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आ गया हमारा हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। देखते चलते हैं जलमंडल क्या होता है। जो पृथ्वी का जल से घिरा भाग है वो क्या होगा, जलमंडल कहलाएगा। ये इस तरह से है ना, जहाँ जल रहता है वो जलमंडल है। तो पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग को घेरे हुए जल राशियों को जलमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो धरातल है उसका 70% भाग, 70% भाग क्या है, 70% पार्ट क्या है, जल राशियों से घिरा हुआ है और उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों और अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। तो जलमंडल से तात्पर्य क्या है, जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर है ना, महासागर, झीलों, नदियों, महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में क्या है, फैली है। तो पृथ्वी की सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल के 71% भाग में जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी के क्या है, लगभग 71% भाग पर क्या है, जल फैला हुआ है, जल विस्तृत है। इस कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, जलीय ग्रह भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे विस्तृत महासागर है। प्रशांत महासागर क्या है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे विस्तृत महासागर है। यह त्रिभुजाकार है ना, ट्राइएंगल शेप्ड, त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। यह संपूर्ण धरातल का 1/3 हिस्सा घेरे हुए है और जो हमारी क्या है पूरी पृथ्वी है उसका लगभग कितना, 1/3, 1/3 हिस्सा घेरे हुए है। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण धरातल का, सॉरी दोस्तों पृथ्वी नहीं, धरातल यहाँ पे है। तो धरातल का 1/3 हिस्सा क्या है, ये घेरे हुए है। कौन सा, प्रशांत महासागर। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर, 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। किसका, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16,57,23,740 ऐसा करके आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, ये इस तरह से पैसिफिक ओशन है, ये सबसे बड़ा है ना, 1/3 कवर करता है पूरे भूभाग का। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है, इसका ऊपरी हिस्सा बेरिंग जल संधि पर तथा नीचे का हिस्सा अंटार्कटिक महाद्वीप तक है। तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो बेरिंग जल संधि पर और नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है, अंटार्कटिक महाद्वीप तक है। इस महासागर का ऊपरी भाग सबसे गहरा है। तो जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, इसका उत्तरी भाग क्या है, सबसे गहरा है। बेनिन, मिंडनाओ, अल्यूशियन, जापान, क्यूराइल, मरियाना गर्त इसी महासागर के कुछ प्रमुख गर्त हैं। तो बेनिन, मिंडनाओ, अल्यूशियन, जापान, क्यूराइल, मरियाना गर्त। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी दोस्तों
है ना, पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में जोड़ी मिलाने के लिए आपको दे देगा, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्त जो है तो प्रशांत महासागर की नहीं है ना। तो ऐसा करके आप लोग इनके नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। मेरियाना गर्त क्या है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। इस गर्त की गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, 11,022 मीटर। इसकी जो है तो गहराई कितनी है दोस्तों, लगभग 11 किलोमीटर है, 11,022 मीटर। अटलांटिक महासागर एस की आकृति में अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के बीच में लंबा लंबा विस्तृत है। अफ्रीका और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उनके बीच में एस की आकृति का क्या है, ये लंबा लंबा विस्तृत फैला हुआ है दोनों के बीच में। तो क्षेत्रफल के अनुसार यह विश्व का छठा भाग है। क्षेत्रफल के अनुसार यह विश्व का क्या है, छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 829,63,800 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर का लगभग कितना है दोस्तों, आधा है। प्रशांत महासागर का आधा कौन सा है, अटलांटिक महासागर है, इस आकृति का है ना। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के बीच में लंबा लंबा विस्तृत है, ये सब ध्यान रखेंगे। अब आगे है, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 16%, 60% है। ये अटलांटिक महासागर है, ये वाला, ये एस आकृति का, ये वाला एस आकृति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अटलांटिक महासागर का प्रमुख आकर्षक लक्षण मध्य अटलांटिक कटक है, मिड अटलांटिक रिज है। तो यह कटक इस महासागर को उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटता है, और ये कटक जो बीच में है, इसमें ये जो एस आकृति यहाँ पे क्या है, कटक है, ये क्या करता है, इसको उत्तरी और दक्षिणी भागों में क्या करता है, बांटता है। हालांकि यह कटक जलमग्न है, ये कटक क्या है, जलमग्न है, किंतु इसकी अनेक चोटियाँ महासागरी जल से ऊपर निकली हुई हैं। इसकी अनेक चोटियाँ क्या है, महासागरी जल से ऊपर निकली हुई हैं। हिंद महासागर, इसका क्षेत्रफल 734,25,500 वर्ग किलोमीटर है, 734,25,500 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। कर्क रेखा क्या है, इस महासागर की क्या है दोस्तों, उत्तरी सीमा है। इसकी औसत गहराई अपेक्षाकृत कम, लगभग 4,000 मीटर। इसकी जो औसत गहराई है वो अपेक्षाकृत क्या है दोस्तों, कम है। इसकी जो क्या है, लगभग कितनी है, 4,000 मीटर है। इस महासागर में गर्त नहीं पाए जाते हैं। हिंद महासागर में क्या है, गर्त नहीं पाए जाते हैं, और ये क्या है, एम शेप्ड है, एम आकृति की है। परंतु सुंडा गर्त और डायमेंटिना गर्त इसके अपवाद हैं। सुंडा गर्त और डायमेंटिना गर्त क्या है, हिंद महासागर के गर्त हैं। इसके अलावा इनमें क्या है, गर्त नहीं पाया जाता। सुंडा गर्त जावा द्वीप के दक्षिण में उसके समांतर अवस्थित है, और जो सुंडा गर्त है वो कहाँ पर है, जावा द्वीप के दक्षिण में उसके समांतर अवस्थित है। इस तरह से ये इंडियन ओशन हो गया दोस्तों, ये इंडियन ओशन पूरा, ये देखिए इस तरह से एम शेप्ड है। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। अब डायमेंटिना गर्त क्या है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया बेसिन में अवस्थित है। जो डायमेंटिना गर्त है वो क्या है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया बेसिन में अवस्थित है। अटलांटिक की तरह ही इसमें भी एक जलमग्न कटक है। अटलांटिक की तरह इसमें भी क्या है, एक जलमग्न कटक है, जो हिंद महासागर को दो बराबर बेसिनों में विभक्त करता है। जो क्या करता है, हिंद महासागर को दो बराबर बेसिनों में विभक्त करता है। कार्लसबर्ग कटक और अरब सागर को दो भागों में बांटता है, और एक क्या है, कार्लसबर्ग कटक है, वो क्या करता है, अरब सागर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, मेडागास्कर है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या है, आर्कटिक महासागर, उत्तर ध्रुवी महासागर अथवा आर्कटिक महासागर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आर्कटिक महासागर क्या है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। इसका विस्तार अधिकतर आर्कटिक उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में है। आर्कटिक उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में है। विश्व के 5 प्रमुख समुद्री प्रभागों अर्थात 5 महासागरों में से यह सबसे छोटा और उथला महासागर है। सबसे छोटा और उथला महासागर है। इस तरह से ये देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, आर्कटिक ओशन है, इधर है, ये पूरा आर्कटिक ओशन है। इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इंडियन ओशन ये हो गया, है ना, इंडियन ओशन ये हो गया, पैसिफिक ओशन इधर भी है ना, अटलांटिक ये वाला हो गया, ये सेप्ट, और सदर्न ओशन ये हो गया। तो इस तरह से याद में रखेंगे आप लोग, थोड़ा सा मैप के द्वारा, है ना, ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। यह महासागर लगभग पूरी तरह से यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। तो जो आर्कटिक महासागर है ये पूरी तरह से यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर आंशिक रूप से साल भर में समुद्री बर्फ से ढका रहता है। तो आर्कटिक महासागर क्या है, आंशिक रूप से साल भर में क्या है, समुद्री बर्फ से ढका रहता है, और सर्दियों में लगभग पूर्ण रूप से बर्फ से आच्छादित हो जाता है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो ये क्या होता है, पूर्ण रूप से बर्फ से घिर जाता है, चारों ओर इसकी क्या हो जाती हैं, बर्फ ही बर्फ हो जाती है।
तो 5 प्रमुख महासागरों में से इसकी औसत लवणता सबसे कम है। तो 5 प्रमुख महासागरों में से जो आर्कटिक महासागर है इसकी जो औसत लवणता है ना, एवरेज सॉलिनिटी है, वो क्या है, सबसे कम है, जिसके कारण कम वाष्पीकरण नदियों और धाराओं से भारी मात्रा में आने वाला मीठा पानी उच्च लवणता वाले महासागरों से सीमित जुड़ाव, उच्च लवणता वाले महासागरों से इसका क्या है, सीमित जुड़ाव है, और भारी मात्रा में नदियों और धाराओं से भारी मात्रा में इसमें क्या होता है, मीठा जल आता रहता है। अब देखते हैं दोस्तों वायुमंडल क्या है ना, एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, आगे देख लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को कहते हैं। तो क्या है वायुमंडल पृथ्वी के क्या है दोस्तों, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को क्या है, चारों ओर से घेरे हुए है। तो वायुमंडल क्या है, अलग अलग गैसों का मिश्रण है जो क्या करता है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, आवृत्त किए हुए है। तो निचले स्तरों में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान रहता है। जो निचला स्तर है उसमें वायुमंडल का जो कंपोजिशन होता है वो अपेक्षाकृत क्या रहता है, एक समान रहता है। वायुमंडल गर्मी को रोक कर रखने में एक विशाल कांच घर का काम करता है। जो वायुमंडल है वो क्या करता है, गर्मी को रोक करके एक विशाल कांच घर का काम करता है, जो लघु तरंगों और विकिरण को पृथ्वी के धरातल पर आने देता है। जो क्या करता है, लघु तरंगों और विकिरण को पृथ्वी के धरातल पर आने देता है, परंतु पृथ्वी से विकिरित होने वाली तरंगों को बाहर जाने से रोकता है। लेकिन जो पृथ्वी से निकलने वाली क्या है, तरंगे होती हैं, उनको बाहर जाने से क्या कर देता है, रोक देता है ना, प्रोहिबिट कर देता है। तो इस प्रकार वायुमंडल पृथ्वी पर सम तापमान बनाए रखता है। इस प्रकार क्या है, वायुमंडल पृथ्वी पर तापमान को क्या करता है, समान बनाए रखता है। तो वायुमंडल में जल वाष्प एवं गैसों के अतिरिक्त सूक्ष्म ठोस कणों की उपस्थिति भी ज्ञात की गई है। तो वायुमंडल में क्या है, जल वाष्प एवं गैसों के अतिरिक्त सूक्ष्म ठोस कणों की उपस्थिति भी ज्ञात की गई है ना। वायुमंडल में क्या है, जल वाष्प एवं गैसों के अतिरिक्त जो छोटे छोटे क्या है, ठोस कण होते हैं, उनकी भी उपस्थिति को हम क्या किए हैं, ज्ञात किए हैं। अब वायुमंडल के संगठन में गैसें हो गई, जल वाष्प हो गया और धूल के कण हो गए। देखते चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या है, नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन क्या है 20.95% है ना। इसी तरह से आर्गन क्या है 0.93%, कार्बन CO2 क्या है CO2 0.036%, नियान क्या है दोस्तों, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ा सा बढ़ गई है, लगभग कितना इसकी मात्रा हो गई है 0.04% के लगभग है ना। नियान क्या है 0.002%, हीलियम क्या है 0.0005% है ना। क्रिप्टॉन इसको कहते हैं 0.001% है ना। जीनॉन इसकी मात्रा और बहुत कम है ना। इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, जब भूकंप आता है तो यही गैसें क्या होती हैं, पृथ्वी से निकलती हैं। H2 क्या है 0.00005%। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन ये हो गया। तो इस तरह से हम इनका क्या करेंगे, संगठन को थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें जो प्रमुख है तो वो प्रमुख दो गैसें हैं जो 99% क्या करती हैं, हिस्सा बनाती हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद आर्गन और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, 4th स्थान पर है। बाकी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन क्या है 78.8%, ऑक्सीजन इतना। फिर चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या है, आर्गन है। फिर कौन सा है, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद फिर कौन सा है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद इस तरह से ये सभी गैसें लगभग सूक्ष्म मात्रा में हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर। वायुमंडल की संरचना कैसी है, तो वायुमंडल की संरचना में हम देखेंगे ट्रोपोस्फियर, समताप अक्षोभ मंडल है ना, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल, मीजोस्फियर और ताप मंडल। इसी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो आयन मंडल को आयनोस्फियर और बाह्य मंडल को एक्सोस्फियर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख हमारे पास कितने मंडल हो गए, 5 प्रकार की परतें हो गई। वायुमंडल की कितनी परतें हो गई, 5 परतें हो गई। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। आयन मंडल और बाह्य मंडल को मिला करके ही थर्मोस्फियर या ताप मंडल का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 0 से 10 क्या है, क्षोभ, ट्रोपोस, क्षोभ, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस हो गया है, क्षोभ हो जाएगा, क्षोभ मंडल। 0 से 10 क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल है ना।
फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, समताप मंडल, फिर समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है ना। 18 से 25 किलोमीटर तक मानते हैं इसको, लगभग 10 से 15 किलोमीटर समताप मंडल हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आगे चलते हैं तो पृथ्वी का वायुमंडल क्या है, वायुमंडल ये इस तरह से क्षोभ मंडल, समताप मंडल है ना, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, इस तरह से 5 मंडल हो गए। तो क्षोभ मंडल सबसे पहले क्षोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। एक एक करके देखते चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर, आप देखिए मंडल में क्या होता है, लेयर्स भी होती हैं। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर है ना, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर। अब ट्रोपोपास, स्ट्रेटोस्पास है ना, मीजोस्पास, थर्मोस्पास, इस तरह के क्या हैं लेयर्स भी इसमें हमारे क्या हैं अभी हमको देखने को मिलेंगी। ये सीमा, जैसे ये क्या है, क्षोभ सीमा हो गई, जहाँ से क्षोभ मंडल समाप्त होगा वहाँ पर क्या होगी, क्षोभ सीमा होगी। और फिर समताप मंडल शुरू होगा, समताप मंडल जब समाप्त होगा तो वहाँ पे समताप सीमा होगी है ना। इसी तरह से मध्य मंडल समाप्त होगा तो मध्य सीमा, और फिर जब आयन मंडल समाप्त होगा तो फिर बहिर्मंडल की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे है ना, आयन मंडल के बाद। तो यहाँ पे द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 500 किलोमीटर टू आउटर स्पेस 500 किलोमीटर है ना, ये 7 से 16 किलोमीटर है। ट्रोपोस्फियर क्या है, 7 से 16 किलोमीटर है। फिर क्या है 16 से 50 किलोमीटर है, फिर 50 से 80 किलोमीटर है, और 80 से क्या है 500 किलोमीटर, इस तरह से है। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन पाई जाती है ना, स्ट्रेटोस्फियर में ये ओजोन है। और क्या है, मिजोस्फियर में क्या है, आयनोस्फियर है ना, रेडियो तरंगे जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो इस तरह से आगे हम लोग देख लेंगे। तो एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, ऊपर से नीचे का अगर क्रम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर, इस तरह से हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या हो जाता है दोस्तों, चलते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों में, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों में। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं उनको भी देख लेते हैं। तो प्रमुख स्थल रूप में जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, तो पर्वत सबसे ऊंचा है, उसके बाद पठार हो गया है ना। मैदान क्या है, सबसे नीचा है, मैदान सबसे नीचा है। पहाड़ी हो गई, घाटी हो गई, इस तरह से झील हो गई, सहायक नदी हो गई, मैदान हो गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा, डेल्टा हो गया, वितरिका हो गई, स्थलखंड, तट, प्रायद्वीप, ये सब क्या है, समुद्र हो गया, जल संधि हो गई, ये सब क्या है हमारे। तो पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के क्या हैं, स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं, स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। यह स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, और यह स्थल रूप क्या है, दो प्रोसेस के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कौन सी वो दो प्रोसेस हैं, प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। एक क्या होती है, पृथ्वी की आंतरिक क्रिया होती है जिसको प्रथम क्रिया कहते हैं। उसके कारण क्या होता है, बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊपर उठ जाती है तो कहीं पर क्या होती है, नीचे धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया क्या है, स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। तो पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को क्या कहेंगे दोस्तों, अपर्दन कहेंगे। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। अपर्दन मतलब है ना, पृथ्वी की सतह क्या है, टूट कर घिस जाती है, टूट कर या घिस कर उसकी सतह क्या हो जाती है दोस्तों, जब कट के जो है तो बह जाती है ना, पानी के द्वारा या वायु के द्वारा, तो जो नीची हो जाती है इसी को क्या कहेंगे, अपर्दन कहेंगे। और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, इसका फिर से निर्माण होता है, और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा इसकी सतह का फिर से निर्माण होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। पर्वत क्या है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह की क्या है, प्राकृतिक ऊंचाई को क्या कहेंगे दोस्तों, पर्वत कहेंगे। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। तो पर्वत क्या होता है, इसका जो शिखर होता है वो छोटा होता है, और जो आधार होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है, इस तरह का। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, और जो हमारे आसपास का क्या होता है, क्षेत्र होता है, तो पर्वत क्या होता है, इससे बहुत ऊंचा होता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, और कुछ पर्वतों पर क्या होता है, हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ वो होती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है, ग्लेशियर्स कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। तो जब पर्वत क्या होते हैं, एक रेखा के क्रम में रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय वलित पर्वत है, जबकि जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। हिमालय क्या है, वलित पर्वत है, इनकी सतह क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ रहती है, और शिखर कैसा रहता है, शंकु के आकार का रहता है, जैसे गाजर।
भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली है राजस्थान में जो है, राजस्थान से दिल्ली तक है, तो वो क्या है, सबसे पुरानी क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। तो ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हार तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका कहते हैं। तो जो ऊपर उठा रहता है उसको उत्खंड या हार्ट कहते हैं, और जो नीचे धंसा रहता है उसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, बाबेन कहा जाता है। तो यूरोप की राइन घाटी तथा वाजयस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। जो वाजयस यूरोप का है वो इसी तरह के पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमांजारो तथा जापान का फ्यूजियामा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी क्या है, अधिक है। आगे चलते हैं दोस्तों। पठार क्या होता है? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार क्या है दोस्तों? उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। आसपास के क्षेत्रों से क्या होता है दोस्तों? अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। इस तरह से ये पठार होता है। इसका ये क्या होता है, चपटा रहता है ऊपरी भाग। तो किसी पठार की एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। किसी पठार में क्या होते हैं दोस्तों? एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल क्या होते हैं, खड़े होते हैं। ढाल कैसे होते हैं? खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत में क्या है, जो दक्कन का पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। जो तिब्बत का पठार है वो क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। समुद्र तल से कितना? 4000 से 6000 मीटर है। पठार बहुत उपयोगी हैं। पठार क्या होते हैं दोस्तों? बहुत उपयोगी होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना क्योंकि इनमें क्या होता है, खनिजों की प्रचुरता होती है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का जो पठार है वो सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। और भारत में भी क्या है, जो छोटा नागपुर का पठार है ना, बिहार झारखंड में पड़ता है, तो ये क्या है, लोहा, कोयला और मैग्नीज के इसमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। तो पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। पठारी क्षेत्रों में क्या है, बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात। कर्नाटक में जोग जलप्रपात। इस प्रकार के जलप्रपातों के क्या है, उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वह सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। नदियाँ क्या है, पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। उनको क्या कर देती हैं, अपर्दित कर देती हैं। वह अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। और इन्हीं निक्षेपों से क्या होता है दोस्तों, मैदानों का निर्माण होता है। यहाँ परिवहन के साधनों, ये थोड़ा सा देखते चलते हैं दोस्तों। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं और यहाँ पे परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए यह मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगजी नदी का मैदान जो है वो क्या है, प्रमुख उदाहरण है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो भारत में क्या है, जो गंगा का मैदान है वो देश में क्या है दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है, मैदान है, क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज ये हमारी क्लास 6 की भूगोल विषय की NCERT कंप्लीट होती है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताने का प्रयास करें कि इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए किस प्रकार और अधिक उपयोगी बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।